तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है, एनपीसी। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। इस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में भी इसके कंसेप्ट पूछे जाते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसको कि हम लोग एनपीसी भी बोलते हैं। आप सब ने ऐसा शेप देखा ही होगा, बुक्स में, कॉपीज़ में, सिलेबस में है। इसमें से क्या होता है कि इसे हम लोग बेल शेप कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक बेल के जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको और किस किस नामों से जानते हैं, इसको हम लोग बेल शेप बोलते हैं, बेल शेप्ड कर्व। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग गॉसियन कर्व भी बोलते हैं। और इसको प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। तो इसे हम लोग तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को इन नामों से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें से हम लोग सब क्या करते हैं कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्या चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि हम लोग सब रैंडम वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और जो हम लोग का ग्राफ आता है वो बिल्कुल ऐसा आता है। कहने का मतलब है कि अगर हम एक ग्राफ लेते हैं जो कि बिल्कुल ऐसे है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो हम लोग ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बन सकता है, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे से डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं ग्राफ बिल्कुल ऐसा बन रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर एक लिमिट है, टच किया उसको और फिर वापस नीचे आ जाए और यहाँ रुक जाए, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। इसी को नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं। तो क्या है इसमें से हम लोग सब इसको और क्या लिख सकते हैं, और इसमें से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट शोज पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ओवर द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। यानी कि ये कोई एक पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है रैंडम वेरिएबल से। अगर रैंडम वेरिएबल भी लेंगे तो लगभग इसी ग्राफ में शो करेगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका हम लोग यूज़ क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि अगर हम किसी क्लास का इंटेलिजेंस निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं कि क्लास 10th का स्टूडेंट्स है, हम लोग को उसका इंटेलिजेंस निकालना है, तो उसमें से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं क्लास 5 के बच्चों का हमको हाइट निकालना है, तो इसमें से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या हमें क्या करना है कि हमें बिहेवियरल साइंस निकालना है कि किसी स्टूडेंट का, तो हम लोग उसको भी इसी तरीके से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से हम लोग उसका डेटा को ले सकते हैं। तो हमको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को समझने के लिए अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ लेते हैं तो हम लगभग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को समझ जाते हैं। तो हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले डील करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीसी, इसमें क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट है कि एनपीसी जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम एक एनपीसी का कर्व हम क्या बताएं कि एनपीसी कर्व बिल्कुल ऐसा होता है, बेल शेप्ड है। ये क्या है, बायलेटरली, यानी कि बीचों बीच इसको हम काटें, बीचों बीच, तो जितना मेरा ये राइट साइड में है डिट्टो मेरा लेफ्ट साइड में भी होगा। अगर इसको हम बीच में यहाँ से काट के इसको फोल्ड कर दें तो जितना मेरा इधर होगा उतना इधर ही होगा। तो यानी कि जो मेरा इस साइड का मेरा एरिया है वो इस साइड के मेरा बिल्कुल बराबर होगा। तो यही इसका मतलब क्या है कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है। इसका दूसरा पॉइंट हम कहते हैं कि ये द कर्व इज एसिम्प्टोटिक। कहने का मतलब है कि ये जो कर्व है ये कभी भी हमारा जो कह सकते हैं कि जो हमारा एक्स एक्सिस है उसको कभी टच नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम इसको एग्जांपल से समझें, तो अगर हम ये लेके ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ले लें, तो ये कर्व क्या कर रहा है, ये जो मेरा एक्स एक्सिस है ये, तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे कभी भी इसको टच नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है कि हम लोग तो जानते हैं कि इसको ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है, मतलब ये बीचों बीच काट रहा है इसको, तो इतना राइट में उतना लेफ्ट में। लेकिन यहाँ पे मेरा हमेशा ऐसा होगा कि ये -∞ टू +∞ तक जाएगा, मगर ये कभी भी इस डिस्टेंस को टच नहीं करेगा। कभी भी इस लाइन जो है कभी भी आगे जाते हुए ये बिल्कुल झुकता चला जाएगा, लेकिन ये कभी इस लाइन को एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। यहाँ पे हमेशा गैप होगा और यहाँ पे भी। इसी जो ये नेचर है इसी को हम लोग बोलते हैं कि एसिम्प्टोटिक है। इसका मतलब कि हम लोग को ऐसा लगेगा कि इट टेंड्स टू टच द एक्स एक्सिस बट इट नेवर टचेस इट। कहने का मतलब एसिम्प्टोटिक का मतलब कि इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस, इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस। ये कभी भी इसको छूता ही नहीं है। ये हो गया इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स।
तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका हम कह सकते हैं कि जो मीन मीडियन मोड है, द मीन मीडियन और मोड, ये तीनों हम लोग न्यूमेरिकली इक्वल होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम इसका फिर से इसको एग्जाम्पल समझते हैं, कि हम ले लें एनपीसी का एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम बोले कि जो लाइन इन लोग को बीचों बीच काटता है, यानी कि सबसे जो एक्सट्रीम लाइन है, ये जो मैक्सिमम कर्व करता है, यही लाइन तीनों को शो करता है। ये मीन भी शो कर दे रहा है, मीडियन भी शो कर दे रहा है और मोड भी शो कर दे रहा है। और ये क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल है, यानी कि मीन मीडियन मोड इसमें इक्वल है, जो कि ये लाइन शो करता है। यानी कि ये मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, और यही लाइन इसको शो कर रहा है। इस लाइन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। आते हैं चौथे, तो इसका फोर्थ पॉइंट क्या है कि द टोटल एरिया ऑफ एनपीसी इज डिवाइडेड इनटू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी कि जो टोटल एरिया ऑफ एनपीसी है वो डिवाइडेड है प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन में। इसको समझने के लिए चलिए हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बिल्कुल ऐसा होता है, बेल शेप्ड है, जिसमें क्या बोले कि मीन मीडियन मोड एक ही पॉइंट पे लाई करता है, जिसको कि हम लोग म्यू बोलते हैं, जो कि हाईएस्ट पॉइंट होता है। इसमें से हम लोग क्या कह रहा है कि अगर इसको हम लें तो जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन डिनोट करते हैं। इससे पहले हम लोग सब पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो चलिए, ये हो गया -1 सिग्मा, ये -2 सिग्मा और ये -3 सिग्मा। ये हो जाएगा 1 सिग्मा प्लस में +1 सिग्मा +2 सिग्मा और +3 सिग्मा। तो ये कहता है कि इसमें जो एरिया है जो स्टैंडर्ड डिविएशन में डिवाइडेड है वो मतलब कि फिक्स होता है। जैसे कि हम इसे कह सकते हैं कि +1 और -1 के बीच में अगर मेरा कोई डेटा आएगा तो उसका परसेंटेज जो है यहाँ तक का 68.28% होता है। अगर -2 सिग्मा से लेकर +2 सिग्मा तक का बीच में मतलब बीच में कहीं में डेटा आता है तो उसका जो परसेंटेज है वो 95.44% होता है। उसी तरह -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा के बीच में अगर मेरा कोई डेटा आता है तो उसका मेरा वैल्यू हो जाता है 99.73%। तो ये है फोर्थ पॉइंट। इसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। इसका फिफ्थ पॉइंट बोलता है कि द पॉइंट्स इन्फ्लेशन ऑकर्स एट स्टैंडर्ड डिविएशन। कहने का मतलब है कि जब मेरे क्वेश्चन में कि अगर मेरा ये एनपीसी है तो इन्फ्लेशन मतलब रेज हो रहा है, यानी कि अगर मैं कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि ये मेरा और ये अगर मेरा -1 सिग्मा है और ये मेरा +1 सिग्मा है, तो ये कह रहा है कि जो इन्फ्लेशन होता है वो हमारा स्टार्ट होता है स्टैंडर्ड डिविएशन से। तो जैसे कि यहाँ हम जानते हैं कि बीच का वैल्यू को म्यू बोलते हैं, जो कि हाईएस्ट पॉइंट होता है। लेकिन इन्फ्लेशन यहाँ से स्टार्ट राइजिंग कब स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ ख़त्म हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ये कॉनकेव से स्टार्ट हुआ, ये इस पॉइंट में मतलब कॉन्वेक्स में गया और फिर लास्ट में कॉनकेव में आ गया। तो ये बोल रहा है कि द पॉइंट्स इन्फ्लेशन ऑकर एट स्टैंडर्ड डिविएशन। जैसे कि हम देखें कि -1 स्टैंडर्ड डिविएशन या कि -1 सिग्मा स्टार्ट होकर +1 सिग्मा में ख़त्म हो गया। तो यही ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि इन्फ्लेशन ऑकर होता है स्टैंडर्ड डिविएशन पे। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, जो कि है इट इज़ यूनि मॉडल। यूनि मॉडल का मतलब होता है कि जो हम लोग का एक ही पिक पॉइंट होता है। जैसा कि हम लोग देखें कि अगर हम लोग का इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व कैसे लेते हैं तो मेरा एक ही पिक पॉइंट होता है, एक ही, इसमें तो कोई स्क्यूनेस नहीं होता, मतलब कहीं पे कम ज़्यादा या ऐसा कुछ नहीं है, बस एक ही पॉइंट पे आता है और यही मेरा पिक पॉइंट है, इसीलिए इसको यूनि मॉडल कहते हैं। द हाइट ऑफ द कर्व इज सिमेट्रिकली डिक्लाइन। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हाइट ऑफ द कर्व है, जैसे इधर डिक्लाइन किया है सिमेट्रिकल, यानी कि ऐसे डिक्लाइन करता है। यानी कि तो पहला पॉइंट हम लोग लिए थे कि वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, उसी पॉइंट को ये आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि हाइट जो है वो कर्व का जितना जैसे ही इधर डिक्लाइन करेगा बिल्कुल सिमेट्रिकली इधर से भी वैसे ही डिक्लाइन करेगा। अगला है कि मेरा पॉइंट एक न्यूमेरिकल फार्मूला है कि y ऑर्डिनेट को हम लोग जो निकालते हैं कि हाइट ऑफ एनपीसी का हमको निकालना है कि इस हाइट को अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे y है
तो अगर हमको ये इस वाई एक्सिस को ये निकालना है और ये एक्स है, तो ये जो एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस, तो अगर इस वाई एक्सिस में हम लोग को हाइट निकालना है, क्योंकि एनपीसी कहाँ निकलेगा, एनपीसी यहाँ बनता है ऐसे, तो हमको इस हाइट को चाहिए होगा। तो जब हमको वाई निकालना होगा उसका फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला क्या है कि वाई इज इक्वल टू का 1/σ√2π ई का पावर 1/2 एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर। तो इसका क्या है कि y मेरा वर्टिकल हाइट है एनपीसी का, x जो है सो मेरा डिस्टेंस है, यहाँ जो हम लिए हैं कि x क्या है, तो x है मेरा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एक्सिस का। ये पता है कि स्टैंडर्ड डिवीएशन है, म्यू बता चुके हैं कि मीन है, ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है जिसका कि वैल्यू होता है 2.71828 और पाई तो जानते हैं कि 3.14 होता है। तो ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है निकालने के लिए कि जब हमको चाहिए कि y का हाइट चाहिए होगा। तो हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 9 कहता है कि एनपीसी में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जो हम लोग का स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 50% लार्जर होता है देन क्वार्टाइल डिविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन का जो वैल्यू आएगा वो 50% लार्जर होगा क्वार्टाइल डिविएशन से। अगला पॉइंट कहता है पॉइंट नंबर 10 कि एनपीसी में हम लोग जो मीन है, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, इसको म्यू बोलते हैं एम म्यू, और स्टैंडर्ड डिविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से, यानी कि सिग्मा से। पॉइंट नंबर 11 द एवरेज डिविएशन अबाउट मीन इज -798 सिग्मा। तो हम लोग का जो एवरेज डिविएशन होता है मीन के पास अबाउट मीन वो -798 डिविएशन होता है। ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा। इन एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इफ स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीजेस देन ऑर्डिनेट डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर हम लोग का स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीज करेगा तो जो हम लोग का ऑर्डिनेट है वो डिक्रीज करेगा, और अगर हम लोग का ऑर्डिनेट डिक्रीज करेगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीज करेगा। इसमें से होता है कि यहाँ तक तो हो गया कि हम लोग समझे कि एनपीसी क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, फॉर्मूला क्या है, देख चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग को क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हम लोगों का परसेंटेज निकालना है एनपीसी में, जिसमें कि वैसे केसेस जिसमें कि हम लोग को कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया जाता है और हम लोग को बोला जाता है कि इस एनपीसी का हम लोग को परसेंटेज फाइंड करना है। तो अगर परसेंटेज फाइंड करना है तो कैसा परसेंटेज, जैसे हम बताए थे कि परसेंटेज कहाँ पे लाई करता है, -3 सिग्मा से लेकर +3 सिग्मा तक लाई करता है। तो उसके बीच में अगर कोई डेटा है तो उसका परसेंटेज कहाँ लाई कर रहा है, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है z = x - m बाय सिग्मा। x क्या है, स्टैंडर्ड जोन, x स्कोर है, m मीन है और SD ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आता है क्या, बनाना कैसे। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर मीन हैज 15 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 5, देन व्हाट % स्टूडेंट्स विल बी बिटवीन 10 to 20। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें दिया है तो इसमें से क्या क्या मिला है हमको, तो हम लिखते हैं पहले सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख सकते हैं वी हैव मीन इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है मीन जो कि 15 है, और क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन वो भी दिया हुआ है 5, और हम लोग का दिया हुआ है x1 और x2 स्कोर्स 10 से 20 तक, यानी कि 10 जो है वो मेरा x1 हो जाएगा, x2 मेरा 20 हो जाएगा। अब क्या है, हमको फॉर्मूला हमको पता है कि वी नो डैट z = x - m बाय सिग्मा। तो पहले हम एक बार निकालते हैं, इसको निकालते हैं हम x1 के लिए, एक बार निकालते हैं x1 के लिए, तो एक बार हम निकालते हैं इसको x1 के लिए, ठीक है। तो मेरा z = क्या आ जाएगा, x1 में कितना है 10, मेरा मीन कितना है 15 और मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन 5। सॉल्व करेंगे तो -5/5 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि -1। एक आ गया, एक और निकालते हैं हम, एक और z निकालते हैं जो कि निकालेंगे हम x2 के लिए, माइनस मीन बाय सिग्मा। ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 20 -15/5 में कितना हो जाएगा 5/5 इज इक्वल टू 1, यानी मेरा कितना आया, एक आ गया मेरा +1, एक आ गया मेरा -1। तो क्या हुआ ये क्वेश्चन में, ये मेरे से पूछा कि किस परसेंटेज में लाई करता है, यानी कि अगर हम इसको लेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में तो क्या हम लोग देखे थे कि ये तो मेरा म्यू हो जाता है, यानी कि 0 है, ये म्यू है। तो यहाँ से मेरा डेटा लाई करता है +1
सिग्मा, इधर से -1 सिग्मा, इधर फिर मेरा आ जाएगा मेरा -2 आ जाएगा, और फिर इधर +2, और इधर से हमको मतलब नहीं है अभी हमको यही देखना है। तो ये -1 से +1, यानी कि मेरा डेटा कहाँ है, इस -1 से इस +1 के बीच में मेरा डेटा आ रहा है। 10 to 20 यहाँ लाई करता है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसके बीच का परसेंटेज कितना होता है, इसके बीच का परसेंटेज होता है 68.28%। तो क्या हो गया ये मेरा, इसका मेरा आंसर आ जाएगा 68, क्योंकि ये मेरा लाई कहाँ कर रहा है, ये मेरा लाई कर रहा है -1 से लेके -1 सिग्मा टू +1 सिग्मा। तो इसका वैल्यू मेरा आ जाएगा 68.28%। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इसका कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और जो फॉर्मूला है, क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे। और इसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बीएड में पूछे जाते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स में इसके क्वेश्चन आ जाएंगे, और नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व का लॉन्ग आंसर्स में लिखने के लिए आता है। तो इसको नहीं समझ में आता है तो दोबारा से लेक्चर को देखिए, और काफ़ी ईजी चीज़ है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा।